मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रेबीज़ का इंजेक्शन कब लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। तो उसका शेड्यूल बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे कुत्ते को वैक्सीनेशन हुआ हो और चाहे ना हुआ हो, चाहे कुत्ता आपका पागल हो चाहे ना पागल हो, चाहे वो केवल चाट भर लिया हो, लेकिन आप किसी डॉक्टर की सलाह पर मत जाइए, रेबीज़ का इंजेक्शन ज़रूर लगाइए। अगर आवारा पशु ने काटा है तब तो इंजेक्शन लगाना ही लगाना है, लेकिन आप कभी भी नहीं जान सकते किसी कुत्ते को आपके रेबीज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कुत्ता चाटता है, अगर वो वैक्सीनेटेड है और उसे आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं कि वो दूसरे कुत्तों के बीच में मिक्स होकर नहीं रहता है, तब आप वेट कर सकते हैं कि भाई सब कुत्ते चाटते रहते हैं। लेकिन अगर वो कुत्ता बाहर निकलता है, दूसरे कुत्तों के बीच में जाता है, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। तो कभी कभी छोटी चूक किसी की जान ले जाती है। एक आईआईटी से इंजीनियर था मुरादाबाद में, वो अपने शादी का कार्ड बांटने के लिए कहीं गया था। तो जिनके पास पहुंचा उनके पास एक कुत्ता था, वो उसको देखते ही चाटने लगा। चाटते हुए उसने पैर पे चाटा, हाथ में चाटा, उसने जाकर वहाँ खाना खाया और उसने हैंड वॉश नहीं किया। उसके राल से उसके मुंह में इन्फेक्शन, राल के थ्रू उसके हाथ में जो राल लगी थी, वो सोचा पालतू कुत्ता है, ऐसे से हर लोग इग्नोर कर देते हैं, हेजिटेंसी भी रहती किसी के यहाँ जाएं तो जाएं। उसने फिर खाना भी खाया और चलाया। 10 दिन के बाद कुत्ते की मौत हो गई और उस इंजीनियर की 14वें दिन मौत हो गई रेबीज से। कहीं कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं थी, बस एक ही कांटेक्ट हिस्ट्री थी कि वो उनके यहाँ गया था और दरवाज़ा खुला तो कुत्ते ने चाटा था। अब उस कुत्ते को रेबीज था, उनके घर वालों को भी नहीं पता था और किसी को नहीं हुआ क्योंकि उसने किसी को नहीं चाटा था और वो लोग इस गफलत में फिर उसका वो कराए नहीं। तो अगर कुत्ता बाहर निकलता है और आपको चाट लिया है और वैक्सीनेटेड नहीं है, तब तो आपको रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर कुत्ता रेबीज़ से वैक्सीनेटेड है और घर पे ही रहता है और फिर चाटता है, तो वेट कर सकते हैं, उस जगह को साबुन से धुल दीजिए। अगर आपके कहीं वुंड है, घाव पे चाट लिया है, तो आप रेबीज़ का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। बहुत ज़्यादा पशु प्रेमी बनना कभी कभी स्वास्थ्य के लिए घाटे का सौदा होता है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आगे हम बात करते हैं कि कितने टीके लगवाने चाहिए। जो अभी तक का शेड्यूल है 0, 3, 7, 14 एंड 28 पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में आपको 0 मतलब जिस दिन काटा है, 3, 7, 14 एंड 28। WHO अब केवल 4 डोज रिकमेंड करता है, 0, 3, 7 एंड 14। लेकिन हम लोगों की जो पुरानी टीचिंग थी उसमें 28 भी था और उन्होंने 90 डेज पर भी एक ऑप्शन दिया था। अभी भी जितने प्रैक्टिशनर लोग 5 बार लगवाते हैं। WHO अब 4 डोज रिकमेंड करता है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें कभी रेबीज़ का वैक्सीनेशन नहीं लगा है। अगर आपको पहले रेबीज़ का वैक्सीनेशन लगा हुआ है, उसको कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, तो आपको 0 और 3 केवल 2 डोजेज लगवानी है। कहाँ लगवानी है? ये डेल्टॉइड मसल में लगेगा, IM। बच्चों को एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब जांघ के नीचे वाली जो मसल्स है उसकी किनारे साइड में। ग्लूटियल रीजन में कभी भी रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगना है, क्योंकि वहाँ सियाटिक नर्व के डैमेज करने के चांसेस होते हैं। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है तब देना है जब कैटेगरी 3 बाइट हो। कैटेगरी 3 बाइट मतलब खून लगा घाव हो, गहरा काटा हो और कई जगह काटा हो, और या फिर चमगादड़ ने काटा हो, तो रेबीज़ का इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। उन लोगों को नहीं देना चाहिए जो पहले से प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में वैक्सीन ले चुके हैं या फिर वैक्सीन की पहली डोज के 7 दिन बाद आएँ, तो उन दोनों को
इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दिया जाना चाहिए। अब किन किन को बिना काटे हुए भी देना है, ये उन लोगों को देना है जो अधिक जोखिम में रहते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, एनिमल को हैंडल करने वाले हैं, ऐसे लैब वर्कर हैं जो रेबीज़ के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड लैब्स में काम करते हैं, या ऐसी जगह पर जाने वाले आदमी जहाँ रेबीज़ ज़्यादा हो। तो इनको जो दिया जाता है एक्सपोजर से पहले, उसको कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। इसमें टीके की 3 खुराक दी जाती है, 0, 7 एंड 21 डेज़ की, और 1 साल के बाद एक बूस्टर लगाया जाता है, और फिर हर 3 से 5 साल में एक बूस्टर लगाया जाता है। ये जितने भी रेजीम में बता रहा हूँ ये IM इंजेक्शन के लिए हैं। कुछ जगह पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी यूज होते हैं, खासकर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। WHO के अनुसार इंट्राडर्मल और IM इंजेक्शन रेबीज़ के दोनों सेम इफेक्टिव हैं। इंट्राडर्मल में डोज थोड़ा कम लगती है, इन इफेक्टिवनेस में कोई अंतर नहीं है, तो कभी कन्फ्यूजन ना पालें। अगर सरकारी अस्पताल में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।